हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। देखो, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम क्लासिकल फिजिक्स के सारे चैप्टर वन बाय वन कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम मैकेनिक्स से अपनी सीरीज की स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, मैकेनिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के साथ। सो काइनेमेटिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है काइन और दूसरा है मैटिक्स। काइन का सिंपल मीनिंग होता है मोशन और मैटिक्स मतलब मैथ्स। सो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस करते हैं उसी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। अब देखो, आपको किसी भी चीज के ऊपर अगर कैलकुलेशंस करनी है या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं तो आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटीज चाहिए, कुछ वेरिएबल्स चाहिए। तो काइनेमेटिक्स की स्टडीज करने के लिए भी हमें इन कुछ वेरिएबल्स के बारे में पहले जानना होगा। देखते हैं कुछ वेरिएबल्स जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जर्क। वन बाय वन हम इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे, ये सब क्या होते हैं, और फिर हम अपना काइनेमेटिक्स का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। देखो, जो फर्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है मोशन। तो मोशन क्या होता है यार, हम सिंपली अपनी एवरीडे लाइफ में देखते रहते हैं। कोई कार चल रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यानी हम बोल देते हैं वो मोशन में है। तो मोशन की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन होती है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम बोलते हैं दैट दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अभी मैं अपनी जगह पे रेस्ट पे खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं चलना स्टार्ट कर दूं तो मेरी क्या होगी, पोजीशन टाइम के साथ चेंज होने लगेगी, तो मैं मोशन में आ जाऊंगा, राइट। अब यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो यार, मोशन जो होता है ना, इट इज अ रिलेटिव थिंग। हो सकता है जो चीज मेरे को मोशन में लग रही है वो आपके लिए मोशन में ना हो। देखो, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ हूं और मेरे सामने एक गाड़ी मूव हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये गाड़ी एक मोशन में है क्योंकि इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है मेरे रिस्पेक्ट में, राइट। लेकिन अगर मैं एक दूसरी गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाऊं और फिर उस गाड़ी को देखूं जो कि सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं दोनों गाड़ियां, तो मेरे को क्या लगेगा कि दूसरी गाड़ी भी रेस्ट में है। तब वो गाड़ी मेरे को मोशन में दिखाई नहीं देगी क्योंकि अब मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो चेंज हो गया है। पहले मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ग्राउंड, मैं ग्राउंड को रेफरेंस मान के उस गाड़ी का मोशन देख रहा था। लेकिन अब मैं एक गाड़ी के अंदर जाके बैठ गया हूं जो कि ऑलरेडी मूवमेंट कर रही है, तो अब मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो गाड़ी हो गई है। तो अब कोई भी चीज जिसकी स्पीड मेरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड के बराबर है वो चीज मेरे को स्टिल लगेगी, मेरे को लगेगा उसके अंदर कोई मोशन नहीं हो रहा है। देखो, अभी आगे आगे हम समझेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। सबसे पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया होना जरूरी है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अगर एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन बोलूं तो ये वो जगह है जहां पे खड़े होके आप किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप किसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो तो वो गाड़ी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आप ग्राउंड पे खड़े हुए हो तो ग्राउंड आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसी तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहीं पर भी हो सकता है। आप किसी ट्रेन में बैठ के विंडो से बाहर देख रहे हो तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग बाहर की जितनी भी चीजों को आप ऑब्जर्व करोगे उनका मोशन डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम और डीपली समझेंगे जब हम रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखो, कोई भी चीज जो किसी चीज की वैल्यू को डिफाइन करती है इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास हो गया। अभी मेरे पास कोई सामान रखा हुआ है, मेरे से पूछा जाए कि इसका मास कितना है, तो मैं कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड में आंसर दूंगा कि 5 kg या फिर 10 kg। सो स्केलर क्वांटिटी ओनली कंस्टिट्यूट ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे आपकी कोई एसआई यूनिट लगी होगी। मेरे पास कोई स्केल है तो मैं उसकी लेंथ बता सकता हूं कि इट इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो लेंथ क्या हो गया? लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक आसान भाषा में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये चीज कितनी है, तो आप उसका जवाब दोगे एक स्केलर क्वांटिटी। मुझसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक का मास कितना है, तो मेरा जवाब होगा 5 kg। सो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मुझसे कोई पूछेगा इस स्केल की लेंथ कितनी है, तो इट इज 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी को आप बोल सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी का एक अपग्रेडेशन है।
इसमें आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करते हो। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो मैं खाली ऐसा नहीं बोलूंगा कि 10 न्यूटन लग रही है, 20 न्यूटन लग रही है। मुझे साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि अगर ऊपर से 10 न्यूटन लगाऊंगा तो उसका इफेक्ट अलग होगा, साइड से 10 न्यूटन लगाऊंगा तो उसका इफेक्ट अलग होगा। तो जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़े, तो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी वैल्यू कितनी है और किस डायरेक्शन में है, तो आपका जो आंसर होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब देखो, वेक्टर क्वांटिटीज की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे मेन होती है वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एक बार फटाफट इनको देख लेते हैं। देखो, वेक्टर एडिशन के दो रूल्स होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। मानो मेरे पास कोई भी स्पेस में दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी। अब मेरे को इन दोनों वेक्टर को रिजॉल्व करके एक रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। ऐसी जरूरत हमें क्यों पड़ती है? मान लिया कोई एक ब्लॉक है, उस पे दो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और आप जानना चाहते हो कि इसका जो फाइनल मोशन होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है। तो इस केस में आप क्या करते हो, दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व करके एक रिजल्टेंट फोर्स निकालते हो और फिर उस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से किस डायरेक्शन में मोशन होने वाला है ये हमें पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ हमें बोलता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं ए और बी, तो आप उन्हें इस तरीके से प्लेस करो कि एक वेक्टर की जो टेल है वो दूसरे वेक्टर के हेड पे टच हो। अब जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे आपको एक ट्रायंगल की दो साइड्स मिल चुकी हैं ऑलरेडी। तो जो तीसरी साइड है उसको आप ड्रॉ करो और आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। जो सेकंड लॉ है वो है पैरेललोग्राम लॉ। इस लॉ में आप दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से प्लेस करो कि दोनों की टेल्स आपस में मिल रही हो। ऐसा करने से आपको पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स है वो मिल गई है। अब आप इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट ड्रॉ कर लीजिए और फिर जो डायगोनल आपका बनेगा दोनों वेक्टर के बीच से, वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो मेनली रिजल्टेंट वेक्टर को निकालने के लिए हम यही दो लॉ फॉलो करते हैं। इसके अलावा अगर आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है तो उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। ये फॉर्मूला आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड देता है एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। सो इस फॉर्मूले को यूज करके हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, हम मोशन को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म से, जो कि होती है रेक्टिलिनियर मोशन। इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जैसे आप देखो, ये सीधी रोड है, इस पे कुछ ट्रैफिक चल रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, वो कहीं पर भी टर्न नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो कोई भी ऐसा मोशन जो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, या तो वो एक्स एक्सिस है या फिर वाई एक्सिस है, उस मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। देखो, आपके कोर्स में अभी आप 2D और 3D मोशन भी पढ़ोगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़े। अब वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो, आई एम प्रीटी श्योर कि डिस्टेंस के बारे में आप सब जानते होंगे। डिस्टेंस क्या होता है? आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितनी आपको दूरी तय करनी पड़ी वो आपका डिस्टेंस होता है। और वी कैन से द टोटल पाथ फॉलोड बाय अस टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज नोन एज डिस्टेंस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो, कई बार हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कंफ्यूज होते हैं। डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, या हम इसको बोल सकते हैं द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया मुझे अपने घर से ऑफिस जाना है और मेरे घर से ऑफिस का रास्ता एकदम सीधा है, एकदम सीधी रोड बनी हुई है, मेरे घर से निकलते ही सीधा ऑफिस जाती है। लेकिन मैं घर से निकला और पहले एक शॉप पे चला गया, वहां से कुछ सामान लिया, फिर उसके बाद मैं कहीं मंदिर चला गया, फिर मंदिर से चला, फिर उसके बाद अपने एक दोस्त के घर चला गया और उसके बाद घूमते घामते ऑफिस आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे घर से ऑफिस जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं अपने घर से ऑफिस तक कई रास्तों से पहुंच सकता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मैं सीधा घर से अपने ऑफिस पहुंच जाऊं। अब इन दोनों केसेस में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। दोनों केसेस में जो हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। हम घर से चलना शुरू कर रहे हैं और ऑफिस तक जा रहे हैं,
एक्चुअल पाथ जो हमने फॉलो किया है वो है कि मैं पहले अपने यहां से दुकान पे गया, प्लस फिर दुकान से अपने दोस्त के घर पे गया, प्लस फिर अपने दोस्त के घर से ऑफिस गया। तो ये जो तीनों पाथ मैंने ट्रेवल किए हैं, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे को मेरा टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। ये तो हो गया आपका डिस्टेंस। लेकिन जो मेरी इनिशियल पोजीशन थी मेरा घर और फाइनल पोजीशन है मेरा ऑफिस, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो होता कि अगर मैं जो डायरेक्ट रोड जा रही है ऑफिस की उससे जाता, वो होता मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कभी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो आपको पाथ से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखनी है, कहां से आपने चलना शुरू किया, और आपको फाइनल पोजीशन देखनी है, आपने कहां पे अपनी जर्नी को एंड किया। उन दोनों के बीच में जितना फर्क होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस में आपको पूरा पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मानो मेरे पास एक सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल के एक एंड पे ए पॉइंट है और दूसरे एंड पे बी पॉइंट है। अगर मैं ए से चलना शुरू करूं और सरकमफेरेंस से होता हुआ बी पे आऊं तो मेरा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्टेंस के लिए मुझे अपना पूरा पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सरकमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की, 2 पाई आर। अब ये सेमी सर्कल है तो ये पाथ कितना हुआ, पाई आर। तो डिस्टेंस मेरा हो गया पाई आर। लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट पाई आर नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अगर मैं अलोंग द डायमीटर आता तो डिस्प्लेसमेंट होगी 2r। अब इसी सर्कल को अगर मैं कंप्लीट कर लूं, मैं ए पॉइंट से चलना शुरू हुआ, सरकमफेरेंस से होता 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 वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो अब मेरी डिस्टेंस कितनी हुई, मेरी डिस्टेंस हो गई पूरी 2 पाई आर। लेकिन मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मेरी इनिशियल पोजीशन भी ए है, फाइनल पोजीशन भी ए है, दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कभी 0 भी आए, कभी नेगेटिव भी आ सकती है। अगर आप पहले एक डायरेक्शन में चलना शुरू हुए, उस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव बोला, फिर आप बीच में से वापस आ गए और जिस जगह से शुरू हुए थे उससे भी पीछे जाकर एंड हुए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आ सकती है। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। भाई जो एक्चुअल पाथ आप फॉलो कर रहे हो वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना कुछ तो आप चले होगे। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड और वेलोसिटी। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ वेरिएबल जो आपको बताता है कि गिवन टाइम इंटरवल में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। आप अपनी आम भाषा में सुनते भी होंगे कि ये बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो इट मींस कि अगर ये बाइक इसी स्पीड से जाती रही तो ये 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो सिंपल आपका स्पीड का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो स्पीड हमें समझ में आता है, तो फिर वेलोसिटी क्या है? देखो वेलोसिटी बनी है डिस्प्लेसमेंट से। वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आपकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, इट विल गिव्स यू योर वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। यस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट ओनली। वेलोसिटी का आपका फॉर्मूला भी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन शो कर रही है कि आप इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंचे हो इस डायरेक्शन में, तो आपकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। जबकि स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। आप किसी जर्नी पे गए, बहुत सारे पाथ पे घूमे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उस पूरी जर्नी में आपने स्टेयरिंग मोड़ा ही नहीं अपनी गाड़ी का, एक ही डायरेक्शन में चलते रहे। कभी आप नॉर्थ की तरफ मुड़े, कभी साउथ की तरफ मुड़े। तो जब आपने अपना ओवरऑल डिस्टेंस मेजर किया और उसको टाइम से डिवाइड किया तो आपको मिली आपकी एवरेज स्पीड। सो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो आप किसी जर्नी पे जाते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप घर से 40 किलोमीटर पर आवर पे चलने शुरू हुए और एंड तक 40 किलोमीटर पर आवर पे चलते रहोगे। बीच में कभी कभी रोड खाली आएगी, आप एक्सेलरेट करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, कभी 70 हो जाएगी, कभी 100 हो जाएगी, कभी घट के 20-30 रह जाएगी। तो पूरी जर्नी में आपकी स्पीड वेरी होती रहेगी। अब आपसे पूछें कि पूरी जर्नी में आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी, मतलब कोई एक स्पीड बताओ। आपने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में पूरी कर ली, तो मुझे एक एवरेज स्पीड बताओ। ये नहीं कि कभी मेरी 20 थी, कभी 60 थी, कभी 70 थी। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आ गया? आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर की उसे टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, यानी कि 100 डिवाइड बाई 2, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर।
तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस हुआ? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड डिपेंड्स अपॉन योर डिस्टेंस, जबकि वेलोसिटी डिपेंड होती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। वही वाला एग्जांपल, हमने एक पॉइंट से चलना शुरू किया, थोड़ी दूर तक गए, माना इसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस टाइम आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है जब तक आप उस डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे ही आप मुड़ के वापस आने शुरू हुए, तो अब आप उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी माइनस हो गई। और स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर दिखाता है आपके डिस्टेंस को और सेकेंड दिखाता है आपके टाइम को। इसको आप दूसरी यूनिट्स में भी देख सकते हो, कहीं पे किलोमीटर पर आवर, कहीं माइल्स पर आवर, कहीं एमएम पर सेकेंड, लेकिन एसआई यूनिट है आपकी मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, वो आता है हमारी ग्राफ्स। अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो वो कैसा होगा? चलो एक ग्राफ लेते हैं। लेट से हमने एक्स एक्सिस पे टाइम को शो किया है और वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस को लिया हुआ है। तो एक चीज तो आप जानते हो, टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता, टाइम हमेशा आगे चलता रहता है। तो यानी कि ये जो भी ग्राफ बनेगा ये हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ही बनेगा। और आप ये भी जानते हो कि डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगी या जीरो होगी। तो ये ग्राफ जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनने वाला है। तो देखो फिर से वही वाला केस लेते हैं, जब मैं अपने घर से अपने ऑफिस जा रहा था, ठीक है। मान लो मेरे घर से मेरे ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है, 3 किलोमीटर है। अब मैं अपने घर से चलना शुरू हुआ और शुरू की 10 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर कवर कर लिया। फिर उसके बाद 10 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर और उसके बाद की 10 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर। तो इस तरह से मेरी पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई 3 किलोमीटर की आधे घंटे के अंदर। अब इसी डाटा को हम इस ग्राफ में पुट करते हैं। तो देखो पुट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रही है स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें मालूम है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। और जो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, जैसे कि ये, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू mx, c वहां पे 0 हो जाएगा। और इसी को हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y बाई x। अब ये y और x एक्सिस पे हमने क्या लिया हुआ है? y एक्सिस पे है हमारी डिस्टेंस और x एक्सिस पे है हमारा टाइम। तो हम लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस अपॉन टाइम तो हमने अभी अभी पढ़ा है, क्या होता है? स्पीड होती है। तो m इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगा। अब m क्या है? m है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप क्या हुआ? इसका स्लोप हुआ स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप कभी भी अगर स्लोप निकालोगे तो वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा स्पीड। तो अगर इस केस में हम स्पीड कैलकुलेट करें तो स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी? 3 किलोमीटर डिवाइड बाई 0.5 आवर विच इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने वाली है, इस वाले मोशन में जो हमारी लाइन ड्रॉ हुई है ग्राफ में, वो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन होने का मतलब है कि स्लोप, पूरे पाथ पे हमारा स्लोप कांस्टेंट रहा है। अगर इस स्ट्रेट लाइन की जगह यहाँ पे कोई कर्व ड्रॉ हो जाता तो इसका मतलब होता कि स्लोप बार बार चेंज होते जा रहे हैं। अब स्लोप कांस्टेंट रहने का मतलब है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट रही है, यानी कि जब से हम घर से चले और ऑफिस तक पहुंचे हमारी स्पीड एक भी बार चेंज नहीं हुई। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें हमारी स्पीड थ्रू आउट द जर्नी कांस्टेंट रहती है। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन आएगा आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको कोई कर्व मिल रहा है या कोई भी दूसरी फिगर बन रही है तो इसका मतलब वो आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। अब देखो, मानो यहाँ पे एक दूसरा ग्राफ मैंने लिया है, इसमें कोई रैंडम फिगर बन रही है, तो इसको देखते ही आप बता सकते हो कि दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसमें स्लोप जगह जगह पे चेंज हो रहा है। स्लोप चेंज होने का मतलब है स्पीड आपकी चेंज हो रही है थ्रू आउट दिस जर्नी, सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब स्पीड बार बार चेंज होने का मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। अभी एक्सेलरेशन के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब इसी ग्राफ में एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मान लो मैं किसी भी एक छोटे से मूवमेंट पे, बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल पे कोई स्लोप चेक करता हूं इस ग्राफ में, तो वो स्लोप हमें क्या देगा?
वो स्लोप हमें देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। जी हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड कह लो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह लो, इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन अ वेरी स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल। यानी कि बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर जो आपने छोटा सा ds डिस्टेंस कवर किया, वो ds बाई dt आपको देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर देखते हो ना, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। देखो इसको इस फिगर से समझो। मानो मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल लिया। अब यार छोटे से टाइम इंटरवल में आप छोटा सा डिस्टेंस ही तो कवर करोगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप बहुत सारे मीटर किलोमीटर चले जाओगे। एक बहुत ही छोटा सा मिली सेकेंड में आप कितना चल लोगे ज्यादा से ज्यादा, बहुत छोटा सा। तो उस छोटे से डिस्टेंस को आप चाहे डिस्प्लेसमेंट बोल लो चाहे डिस्टेंस बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसीलिए हम इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट स्पीड को सेम ही बोल देते हैं। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली में शो क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है, देखो अगर आप किसी जर्नी पे जा रहे हो और आपकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट नहीं है, कभी 60 हुई, कभी 50, कभी 40, तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल पे, किसी छोटे से टाइम ऑफ इंटरवल पे आपकी स्पीड उस इंस्टेंट पे कितनी थी, ये आपको ये शो कर रहा है। अभी ये जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन का केस था, इसमें तो हमारी स्पीड कभी चेंज ही नहीं हुई, थ्रू आउट द जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर ही थी। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कभी भी निकालोगे वो 6 किलोमीटर पर आवर ही आएगी। लेकिन अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, उसमें स्पीड हर जगह पे चेंज होती जा रही है, तो उसमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप ds बाई dt निकालोगे तो आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या स्पीड थी वो मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। अब देखो एक नेक्स्ट ग्राफ और देख लेते हैं, जो कि है पोजीशन टाइम ग्राफ। इसी को हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि चेंज इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखो इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपने देखा था वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा था, क्योंकि डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होती है और टाइम भी हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए ये चीज ट्रू नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हाँ, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि ये जो ग्राफ है ये आपका राइट साइड में ही बनने वाला है, लेकिन ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी बन सकता है और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी बन सकता है। देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। अब मैं फिर से अपने घर से ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन इस बार ऑफिस जाके मैं दोबारा वापस घर आ गया। ठीक है, इस बार भी जो मेरी स्पीड थी वो कांस्टेंट थी थ्रू आउट द जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर। तो शुरू के आधे घंटे में मैं अपने ऑफिस पहुंचा, फिर अगले आधे घंटे में मैं ऑफिस से घर आ गया। तो अब इस बार अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो कैसा होगा? देखो शुरू के आधे घंटे तक मेरी जो डिस्टेंस है वो ऊपर गई, तो ग्राफ बिल्कुल पिछले वाले ग्राफ की तरह जाएगा। लेकिन नेक्स्ट का जो हाफ आवर है, अब मेरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं उल्टी डायरेक्शन में वापस आ रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही मैंने अपनी डायरेक्शन उल्टी की, मेरी वैल्यू नेगेटिव होना शुरू हो गई, और लास्ट में आते आते मेरी जो इनिशियल पोजीशन थी वही मेरी फाइनल पोजीशन है। मैं घर से ही स्टार्ट हुआ था, ऑफिस घूम के वापस घर पे ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट लास्ट में 0 आ गई। अब इस ग्राफ से अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी भी ऑब्वियसली आपकी 0 ही आएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जब फाइनल पॉइंट पे आपकी डिस्प्लेसमेंट ही 0 आ रही है तो आपकी वेलोसिटी भी 0 आएगी। लेकिन अगर आप इस जर्नी के बीच में कहीं पे भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे तो वो आपकी 0 नहीं होगी। उसको आप उसी फॉर्मूले से ds बाई dt से इस कर्व पे कहीं पे भी निकाल सकते हो। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाता है। देखो एक्सेलरेशन का पोर्शन अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको अभी तक इस वीडियो में मैंने जो जो चीजें बताई हैं वो सब अच्छे से समझ में आई होगी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो जो टॉपिक आज हमने पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इसी तरीके से करते हुए हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज मजा आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।